नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ईएसआईसी टेस्ट सीरीज की आंसर कीज और आज का अपना पेपर होगा चौथा। इससे पहले अपन ने 3 पेपर्स के आंसर की सॉल्व की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे ईएसआईसी टेस्ट सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे ये सारी की सारी सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज आप सभी ने 5वां पेपर भी दे दिया होगा और इसकी आंसर की भी आपको रिजल्ट के साथ या फिर रिजल्ट से कुछ देर बाद आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेंड करेंगे उसके साथ ही आपको आंसर्स की जो है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को समझने में। क्वेश्चंस जो आपने अटेंड किया है, किस किस क्वेश्चन का आपने गलत जवाब दिया है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। तो चलिए फिलहाल अभी तो हम चौथे इस पेपर के आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है ये जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज कैरिंग द हेल्थ history of a patient being treated for Parkinson's disease. After being told the patient has classic symptom of the Parkinson's disease, the nurse expected to note which assessment finding. देखिए क्वेश्चन की कहानी को समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नर्स जो है वो हेल्थ हिस्ट्री ले रही है एक पेशेंट की, जो कि पेशेंट है वो किसका है, पार्किंसन डिजीज का। पेशेंट पार्किंसन डिजीज से ट्रीट हो रहा है और ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और उसकी आप एज नर्सिंग ऑफिसर हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। आफ्टर बीइंग टोल्ड पेशेंट, पेशेंट ने कुछ बताया होगा आपको। जब आप पूछेंगे तो जो पेशेंट है वो कुछ ना कुछ तो बताएगा। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि पार्किंसन का क्या क्लासिक सिम्टम इस पेशेंट में आपको नजर आया होगा या फिर आपको देखने को मिला होगा। नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर कि क्या फाइंडिंग इस पर्सन में देखी जा सकती है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे ट्रीमर्स, नेक्स्ट है लो यूरिन आउटपुट, नेक्स्ट एक्सग्रेटेड आर्म मूवमेंट्स, नेक्स्ट है रिस्क फॉर फॉल्स। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया है। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रिमर्स। ट्रिमर्स जो पार्किंसंस डिजीज के 4 कार्डिनल साइन होते हैं उनमें एक आपका ट्रिमर भी होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्रिमर्स। चलिए रेशनल में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रिमर्स इज वन ऑफ 4 कार्डिनल साइन ऑफ पीडी यानी पार्किंसंस डिजीज। यानी जो 4 कार्डिनल साइन होते हैं, अभी देखेंगे 3 और कौन से, इनमें 4 में एक तो क्या आता है आपका ट्रिमर्स। 3 और कौन से रह गए, 3 में आपकी एक रेजिडिटी, एक ब्रेडिकाइनेजिया, यानी कि ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब है स्लो मूवमेंट, एंड पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पर्सन को पार्किंसंस डिजीज होती है तो हो सकता है आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज एक्सेप्ट। फिर वही कहानी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था शुरू में, जब आपका पहला टेस्ट हुआ था उस दौरान मैंने आपको क्वेश्चन में मतलब क्रिएट करके दिया था, वैसे ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे फिर आपको कोड दिया जाएगा। अब बताइए ए में दो ए बी सी और एक्सेप्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मसल रैजिडिटी होगी, ब्रेडिकाइनेजिया होगा एंड पोस्चरल इनस्टेबिलिटी रहेगी, साथ ही साथ ट्रिमर्स। ये 4 कार्डिनल साइन होते हैं आपके पार्किंसंस डिजीज के। A symptom of PD would be rigidity and slow arm movements rather than exaggeration of arm movement. रिस्क फॉर फॉल्स इज ए नर्सिंग डायग्नोसिस। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस और दिए गए हैं, इसमें रिस्क फॉर फॉल जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है। ये कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। बाकी यहाँ पे 3 जो ऑप्शंस और दिए गए हैं, जैसे कि स्लो आर्म मूवमेंट्स है, रेजिडिटी है, रेदर देन एक्सग्रेशन ऑफ आर्म ऑफ मूवमेंट। जो एक्सग्रेशन ऑफ आर्म ऑफ मूवमेंट है, आर्म मूवमेंट में एक्सग्रेशन से बेस्ट जो आपका साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रेजिडिटी एंड स्लो आर्म मूवमेंट, ठीक है। तो एक्सग्रेशंस आर्म मूवमेंट नहीं होंगे पीडी में, कौन से होंगे, रेजिडिटी एंड स्लो आर्म मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। A nurse enters a patient room and finds them unconscious with a rhythmic jerking of all 4 extremities. The patient is foaming heavily at the mouth. The patient was on seizures precautions and the bed rails are up and padded. What is the nursing priority action या फिर nurses priority action? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है, पहले कहानी को समझिए। नर्स जो है वो पेशेंट के रूम में जैसे ही जाती है
और पेशेंट जो है वो क्या है, अनकॉन्शियस है। साथ ही साथ उसको रिदमिक जर्किंग मूवमेंट्स आ रहे हैं, वो भी कहाँ पे, चारों एक्सट्रीमिटीज के अंदर, यानी हाथ और पैरों में क्या आ रहे हैं, जर्किंग मूवमेंट्स आ रहे हैं। पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। साथ ही साथ पेशेंट के माउथ से कुछ फॉर्मिंग हैविली, यानी जो झागनुमा, यूँ बोल सकते हैं कि झाग टाइप के जो सलाइवा है वो आपको देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये फाइंडिंग आपको देखने को मिली है इस पेशेंट के अंदर। पेशेंट है अनकॉन्शियस, जर्किंग मूवमेंट्स आ रहे हैं। पेशेंट्स ऑन सीजर प्रिकॉशंस, और ये जो पेशेंट है ना, ये ऑलरेडी सीजर प्रिकॉशंस पे ही है। किस पे है, सीजर्स प्रिकॉशंस पे। सीजर्स प्रिकॉशंस के लिए इसके बेड को जो है आप कर रखा है, पेडेड इसको कर रखा है। तो ये ऑलरेडी इस पेशेंट के लिए किया हुआ है, क्योंकि ये पेशेंट सीजर का था, इसलिए इसका प्रिकॉशन भी किया गया है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि इस कंडीशन में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए पेशेंट को जर्किंग मूवमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्मिंग हैविली एट द माउथ, यानी कि बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होके माउथ के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या रहेगा, प्रायोरिटी इंटरवेंशन। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी इंटरवेंशन यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर लोराजिपाम, नहीं देंगे। नेक्स्ट, टर्न द पेशेंट टू हिज एंड हर साइड, ये बिल्कुल नर्सिंग का ही वर्क है, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है। नेक्स्ट, कॉल द फिजिशियन, तो भाई फिजिशियन को कॉल कर रहे हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर काहे को बने हो। नेक्स्ट, सक्शन द पेशेंट, पेशेंट अनकॉन्शियस है, सक्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। पहली जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी टर्न द पेशेंट टू हिज एंड हर साइड। फिजिशियन बोले तो ही सक्शन करना है, अपने आप को फिजिशियन मत समझ लेना वहाँ पे, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देनी है, ताकि ये जो फॉर्मिंग हैविली जो माउथ के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ बाहर की तरफ आ जाए और पेशेंट को एस्पायरेशन ना हो। तो इसलिए क्या करना है अपने को, एज ए नर्सिंग ऑफिसर टर्न द पेशेंट टू हिज एंड हर साइड, यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। चलिए रेशनल में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। टर्निंग द पेशेंट टू द साइड विल कीप द एयरवे ओपन विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखिए यहाँ पे पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देना और एयरवे जो है उसको मेंटेन रखना, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी ऐसे पेशेंट्स के अंदर। इफ़ ए सीजर लास्ट मोर देन 5 मिनट, अगर सीजर्स 5 मिनट से ज़्यादा रहता है तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये कंडीशन जो होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस की, वो क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। फिजिशियन विल ऑफन ऑर्डर एंजियोलाइटिक्स एंड सेडेटिव्स टू द ट्रीट दिस कंडीशन। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फिजिशियन क्या करता है, एंजियोलाइटिक और सेडेटिव्स उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता है, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं। हाउएवर एट दिस पॉइंट इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू एडमिनिस्टर दिस ड्रग। यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जो है ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। फिजिशियन अगर प्रेस्क्राइब करता है तो ये आपको करनी है, और फिजिशियन कब प्रेस्क्राइब करेगा, अगर 5 मिनट से ज़्यादा तक वो सीजर्स आ रहे हैं, यानी स्टेटस एपिलेप्टिकस पेशेंट को हो रखा है, तो फिजिशियन को बुलाना है। फिजिशियन आपको मतलब उस पेशेंट के लिए ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेगा, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट, दिस वुड बी ए प्रायोरिटी एक्शन आफ्टर इंश्योरिंग ए पेशेंट सेफ्टी और इन द केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि आपको प्रायोरिटी एक्शन जो है वो करना है, पेशेंट की सेफ्टी जो है सबसे पहले इंश्योर करनी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है पेशेंट की सेफ्टी। स्टेटस एपिलेप्टिकस का केस हो चाहे सीजर का केस हो, तो सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। A nurse is giving discharge education to a patient who has been diagnosed with epilepsy। देखिए फिर से क्वेश्चन एपिलेप्सी का है, नहीं सीजर्स का है, कि नर्स जो है वो डिस्चार्ज एजुकेशन दे रही है एक पेशेंट को जो कि एपिलेप्सी से डायग्नोस हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फाइंडिंग टीचिंग वुड द स्ट्रेस द मोस्ट, ऐसी कौन सी वो टीचिंग है जो स्ट्रेस कोज कर सकती है, पेशेंट के लिए क्या कर सकती है, स्ट्रेस कोज कर सकती है। अभी अभी नया नया वो पेशेंट आया है एपिलेप्सी का, तो ऐसी कौन सी आप टीचिंग दे रहे हैं जिससे कि पेशेंट को स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाए, यानी कि ऐसी आप कौन सी टीचिंग दे रहे हो जिससे कि पेशेंट घबरा जाए, कहने का मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है अवॉइड डूइंग एल्कोहल एंड ड्रग, कि जो ड्रग और जो अल्कोहल आप ले रहे हैं उसको अवॉइड करना है, तो इससे कोई स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं जाएगा पेशेंट। नेक्स्ट है
फॉलो अप द न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि फॉलोअप जो है वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, फिजिशियन से और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन्होंने जो प्रेस्क्राइब किया है वो फॉलोअप आपको करवाना है। तो इससे भी नहीं घबराएगा, इससे भी नहीं घबराएगा। नेक्स्ट, डू नॉट स्टॉप टेकिंग एंटी कन्वल्जेंट्स इवन इफ सीजर्स हैविंग स्टॉप्ड। अगर सीजर्स जो है स्टॉप हो जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स आप ले रहे हैं उसको मतलब बंद नहीं करना है। तो इससे में भी हो सकता है, क्योंकि उसको नया नया अभी केस एपिलेप्सी का हुआ है और उसको मतलब थोड़ी सी दिक्कत तो होती है पहली बार जब कोई केस डेवलप, मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन होती है और बहुत सारी दवाइयाँ उसको दी जा रही है और उसको ये भी कहा जा रहा है कि डेली आपको ये लेनी है, सीजर्स आए ना आए डेली आपको ये दवाई लेनी है। नेक्स्ट, वियर ए मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, डू नॉट स्टॉप टेकिंग एंटी कन्वल्जेंट्स इवन इफ सीजर्स हैव स्टॉप्ड। देखिए स्ट्रेस की कंडीशन अगर पेशेंट को डेवलप होगी तो सीजर्स आने के भी रिस्क रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है वो कभी भी स्टॉप नहीं करनी है विदाउट एनी फिजिशियन एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सीजर्स है वो स्टॉप अगर हो रहे हैं तो पेशेंट को ये कहना है कि आपको सीजर्स अगर स्टॉप हो रहे हैं दवाई लेने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि आप दवाई बंद कर दो, दवाई तो कंटिन्यू रखनी ही रखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने दवाई बंद की, सीजर्स आपके स्टॉप हुई, आपने पेशेंट ने जो है दवाई लेना बंद किया और 1-2 दिन बाद में फिर से वो सीजर्स जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो कंडीशंस जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होने लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इज एन एसेंशियल फॉर देयर सेफ्टी सिंस स्टॉपिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सडनली कैन कॉज सीजर्स एंड एन इंक्रीज चांस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर आप सडनली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग स्टॉप करते हैं, क्योंकि दवाई आपकी चल रही है और सडनली आप इसको अगर बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो सीजर्स जो है वापस डेवलप हो सकते हैं और ज़्यादा चांसेस रहेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस के। स्टेटस एपिलेप्टिकस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो भाई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जाने से बचाने के लिए पेशेंट को क्या कहना है, दवाई डेली खाना है, स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट इन आईसीयू who has had a spinal cord injury. She observed that his last blood pressure was 100 by 55 and his pulse is 48. These have both trended downwards from the baseline. That should the nurse expect to be next course of action ordered by the physician। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो आईसीयू में एडमिट है और इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। एससीआई यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और जब आप इस पेशेंट की ब्लड प्रेशर लेते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो आपके पास में ये फाइंडिंग देखने को मिल रही है, मतलब हाइपोटेंशन में पेशेंट है, पल्स भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों कंडीशंस है, ये जो बेसलाइन कंडीशन आपने चेक किया है, ये दोनों क्या है, डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फिजिशियन ऑर्डर देगा वो क्या देगा, ठीक है, ये आपको पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है असेस द पेशेंट फॉर डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट एडमिनिस्टर एनएस या नॉर्मल सेलाइन, नेक्स्ट इंसर्ट एंजीट्यूब, नेक्स्ट कनेक्ट एंड रीड एन ईकेजी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हाइपोटेंशन। अभी अपन ने कल परसों भी बात की थी पेपर के अंदर, जो प्रीवियस पेपर्स अपने हुए हैं, हाइपोटेंशन अगर पेशेंट को डेवलप हो रहा है तो धीरे धीरे शॉक की कंडीशन में पेशेंट को लेके जा सकता है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी पेशेंट जो है वो किसका है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। तो पेशेंट जो है अगर हाइपोटेंशन हो रहा है यानी न्यूरोजेनिक शॉक पेशेंट में डेवलप होने के बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो भाई पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक से बचाना है तो क्या करना होगा, पेशेंट को एनएस एडमिनिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में थोड़ा सा और देख लेते हैं। द पेशेंट इज एंटरिंग न्यूरोजेनिक शॉक, पल्स भी गिर रही है, बीपी भी गिर रही है, यानी पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन में एंटर हो रहा है। नॉर्मल सेलाइन विल रिप्लेस फ्लूइड वॉल्यूम ट्रीटिंग द हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया सिम्टोमेटिकली। एट्रोपाइन सल्फेट इज ऑल्सो कॉमनली यूज टू इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर गिर जाती है तो उसको इंक्रीज करने के लिए एट्रोपाइन सल्फेट भी हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो सिम्टोमेटिकली आपको बताया गया हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, तो इन दोनों को ठीक करने के लिए एनएस जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है वो करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट who is suspected
to have sustained spinal cord injury. What best describe the overarching principle used to guide the care for this type of condition? पेशेंट तो वही है SCI यानी स्पाइनल कोड इंजरी का, और यहाँ पे आप इस पेशेंट को केयर दे रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब करने वाली जो एक कंडीशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, इसकी केयर को बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला कौन सा एक प्रिंसिपल है? पहला ऑप्शन है इमोबिलाइज द सर्वाइकल एरिया टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। नेक्स्ट, मॉनिटर द पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन। नेक्स्ट है हेल्प द पेशेंट विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग and provide emotional and physical support to help them adjust to their injury. Next, facilitate tissue perfusion to the spinal cord while maintaining airway and breathing. तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो सकता है ये आपको मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन, यानी कि जो पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन है उससे प्रिवेंट करने के लिए LOC जो है पेशेंट की वो बारी बारी आपको चेक करनी है। यहाँ पे ये आपकी क्या रहेगी, ये एक बेस्ट प्रिंसिपल केयर ऑफ गाइड का रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। चलिए रेशनल में देखते हैं इसको। मेंटेनिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इज बहुत इसेंशियल एंड गाइड्स द ओवरऑल प्लान ऑफ केयर फॉर पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई पेशेंट है तो उसके लिए एयरवे मेंटेन करना, ब्रीदिंग मेंटेन करना, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें ये जो है इसेंशियल है इस पेशेंट के लिए, प्लान ऑफ केयर के अंदर इसेंशियल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही जो होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। ए नर्स frequently treat patients in the 72 hour period after stroke has occurred। एक पेशेंट है जिसको 72 घंटे पहले स्ट्रोक हुआ था और उसको बारी बारी से ट्रीटमेंट जो है नर्स दे रही है। अब देखिए आगे क्या पूछा गया, द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न अबाउट विच ऑफ दीज असेसमेंट फाइंडिंग। ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जिसको लेकर नर्स जो है वो कंसर्न रहेगी? पहला ऑप्शन है INR 3 seconds लॉन्ग। नेक्स्ट है हार्ट रेट इज 110 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है ICP is 22 mmHg। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज 140/80। तो देखिए यहाँ पे 3 सेकंड से अगर ज़्यादा INR आ रहा है तो कोई ये कंसर्नेबल नहीं है, असेसमेंट फाइंडिंग कंसर्नेबल नहीं है। ना ही हार्ट बीट अगर बढ़ी हुई आ रही है तो कोई कंसर्नेबल नहीं है, ना ही कोई ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये कोई ज़्यादा जो है कंसर्नेबल कंडीशन नहीं है। ये अगर स्ट्रोक की कंडीशन हुई है तो ICP अगर बढ़ेगा तो ये जो फाइंडिंग है ना तीनों, ये फाइंडिंग्स तो नॉर्मली देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज 22 mmHg। अगर ICP बढ़ा है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। 72 घंटे हो चुके हैं, स्ट्रोक का पेशेंट है और ICP बढ़ना सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है इस पेशेंट के अंदर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन थर्ड। और अपन ने ICP के बारे में पहले जो पेपर्स डिस्कस किए हैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रेशनल में देखते हैं। द पेशेंट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर एन इंक्रीज्ड ICP रिजल्टिंग फ्रॉम एडिमा 72 आवर्स आफ्टर स्ट्रोक। 72 घंटे के बाद ICP बढ़ने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर। टारगेट ICP शुड बी लेस देन और इक्वल 15 to 20 mmHg। ये टारगेट है ICP का, जो ICP है वो 15 से कम, ये 15 से 20 से कम या फिर 15 से 20 तक की रेंज में ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब पेशेंट का ICP बढ़ रहा है तो क्या होगा, LOC क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये अपन ने पहले भी बात की है, पेशेंट का LOC डिक्रीज होगा मतलब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को बचाना है तो ये असेसमेंट फाइंडिंग जैसे देखो तुरंत आप एक्शन में आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ ए कास्ट ऑन द राइट लेग, विच ऑफ दीज असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी मोस्ट कंसर्न द नर्स। एक पेशेंट है जिसके आप केयर कर रहे हैं और पेशेंट को कास्ट लगा हुआ है राइट लेग के अंदर। अब यहाँ पे ये पूछा गया कौन से असेसमेंट फाइंडिंग अगर आपको देखने को मिले जिसको देखने के बाद आप क्या करो, मोस्ट कंसर्नेबल, यानी वो फाइंडिंग क्या होगी, मोस्ट कंसर्नेबल, तुरंत या फिर इमीडिएटली आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम वहाँ पे करना होगा। लेकिन वो कौन सी फाइंडिंग है जिसको देखने के बाद आप इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन लेंगे? पहला ऑप्शन है द कैपिलरी रिफिल टाइम इज 2 seconds। तो ये तो क्या नॉर्मल है। नेक्स्ट, द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट। ये भी नॉर्मली जिस किसी को भी कास्ट लगाई जाती है
इचिंग और डिस्कम्फर्ट तो होता ही होता है। नेक्स्ट द कास्ट हैज फाउल स्मेलिंग ओडर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि ये असेसमेंट जो है कंसर्नेबल है। नेक्स्ट द पेशेंट इज नो एंटीबायोटिक्स, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा आपका जवाब। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगर पेशेंट को राइट लेग कास्ट लगा हुआ है, द पेशेंट इज ऑन एंटीबायोटिक्स, पेशेंट ऑन जो है एंटीबायोटिक्स पे रहेगा, राइट लेग कास्ट लगा हुआ है मतलब एंटीबायोटिक तो उसको दी जाएगी। अब यहाँ पे जो कंसर्नेबल फाइंडिंग है वो आपकी है ऑप्शन थर्ड, द कास्ट हैज फाउल स्मेलिंग ओडार। अगर कास्ट वाली जगह से, जहाँ पे राइट लेग में कास्ट लगा हुआ है, वहाँ से अगर फाउल स्मेलिंग ओडार आ रही है, मतलब पेशेंट को दिक्कत है, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, तुरंत आपको यहाँ पे कंसर्न लेना पड़ेगा, यानी कि आपको तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ए फाउल स्मेलिंग ओडार इज ए साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रेशर अल्सर विद इन द कास्ट। अदर सिम्टम इंक्लूड ए फीलिंग ऑफ वार्मथ, टाइटनेस एंड पेन। देखिए यहाँ पे फॉल स्मेलिंग ओडार जो है ये इन्फेक्शन का क्या है, साइन है, या फिर प्रेशर अल्सर जो है कास्ट के अंदर बन गया है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से ऐसी ओडार जो है वो देखने को मिल रही है। एंड अदर सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वार्मनेस, टाइटनेस एंड पेन, ये कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंसर्न मोस्ट कंसर्नेबल फाइंडिंग आपकी फॉल ओडार स्मेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए फीमेल पेशेंट 24 आवर आफ्टर हिप फ्रैक्चर, 24 घंटे हो चुके हैं हिप फ्रैक्चर हुए हुए, और एक ऐसी महिला को आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रहे हैं। द पेशेंट इज ऑन बेड रेस्ट, पेशेंट बेड रेस्ट पे है। द नर्स नाउज दैट विच रेगुलर असेसमेंट और इंटरवेंशन इज एसेंशियल फॉर द डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। नर्सिंग ऑफिसर जानता है कि इस पेशेंट में रेगुलर अपने को असेसमेंट करना है, रेगुलर इसका ट्रीटमेंट यानी इंटरवेंशन करते रहना है, ताकि पेशेंट को किससे प्रिवेंट कर सके, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम से। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि अगर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होता है पेशेंट के अंदर, अगर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होता है तो बताइए क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। असेसमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, परफॉर्मिंग पैसिव टाइट रेंज ऑफ लाइट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑन द हिप एज टॉलरेटेड। नेक्स्ट असेस द पेशेंट मेंटल स्टेटस फॉर ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस। नेक्स्ट असेस द पेडल पल्स एंड कैपिलरी रिफिल इन द टोज। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टूल सॉफ्टनर एज ऑर्डर। इस क्वेश्चन का भी ऑलमोस्ट ने गलत ही जवाब दिया था। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, assess the patient mental status and drowsiness और sleepiness, यानी डिक्रीज एलओसी को ये इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज एलओसी को। तो डिक्रीज एलओसी क्या है, ये आपका अर्लीस्ट साइन रहेगा किसका, FES यानी फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम का। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। A decreased level of consciousness is the earliest sign of FES fat embolism syndrome caused by decreased oxygen level। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से क्या हो रहा है, एलओसी गिर रहा है, और ये किस में देखने को मिलता है, FES फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम का ये क्या है, अर्लीस्ट साइन है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, फैट एम्बोलिज्म का अर्लीस्ट साइन क्या होता है, आंसर में आप कर देना डिक्रीज एलओसी यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पहला जो ऑप्शन है, इमोबिलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मोशन इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस रिस्क ऑफ फैट एम्बोलिज्म। आप अगर इमोबिलाइजेशन कर रखा है या फिर मोशन से आप प्रिवेंट कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट वे होगा किसका, फैट एम्बोलिज्म के रिस्क को कम करने का। तो ये तो असेसमेंट फाइंडिंग एबनॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट, वाइल असेसिंग पेडल पल्स इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। जब भी आप न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट चेक करते हो पेशेंट में, तो पेडल पल्स असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू FES, ये कोई FES से रिलेवेंट नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है। कैपिलरी रिफिल एट लीस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पुअर परफ्यूजन, जो CPR है यानी कैपिलरी रिफिल, CRT बोलते हैं इसको, कैपिलरी रिफिल टाइम, ये जो है लीस्ट रिलायबल इंडिकेटर है पुअर परफ्यूजन का, ठीक है। While this is an important intervention for patient on bed rest, it is not an intervention relevant to FES। पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो यहाँ पे मतलब जो स्टूल सॉफ्टनर ऑर्डर किया गया है ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये FES से रिलेवेंट कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस सेशन का, व्हाट इज द ओवरआर्चिंग नर्सिंग concern where when caring for a patient being treated with splint cast and traction। देखिए यहाँ पे
पेशेंट जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसको आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन जो है कंसर्नेबल होगी। पेशेंट स्प्लेन कास्ट या फिर ट्रैक्शन किसी का भी हो सकता है, इसको मतलब आप ट्रीट कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंसर्नेबल रहेगा। पहला ऑप्शन है टू असेस फॉर एंड प्रिवेंट न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसफंक्शन। अभी भी अपन ने बात की है इसके अंदर, अभी मैं फिर से बताऊंगा कहाँ पे बात की है। नेक्स्ट देखिए, टू एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्प्लिंट कास्ट एंड ट्रैक्शन इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट टू ट्रीट एक्यूट पेन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, पेशेंट अगर ट्रैक्शन या स्प्लिंट या फिर कास्ट का है और उसको आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रहे हैं, जो ध्यान रखिएगा मोस्ट कंसर्नेबल जो आप असेसमेंट करेंगे या फिर चेक करेंगे वो क्या करेंगे, टू असेस फॉर ए प्रिवेंट न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और डिसफंक्शन। यानी एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका ये काम रहेगा कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन या फिर डिसफंक्शन नहीं हो, उसको आपको ये क्या करना है, प्रिवेंट करना है। असेसमेंट करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं, विदाउट असेसमेंट आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। असेसमेंट करेंगे तभी आप उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। देखिए अपन ने अभी भी बात की थी कि पेडल पल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसमें, न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट में। तो पेशेंट को अगर कास्ट स्प्लिंट और ट्रैक्शन वगैरह लगा हुआ है तो पेडल पल्स असेस कर सकते हैं, और ये न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूरोवास्कुलर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, डिसफंक्शंस हो रहे हैं, पेशेंट को उनसे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कब करें, कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को असेस करके। पेशेंट को असेस किया और पेशेंट में अगर ऐसी कोई फाइंडिंग देखने को मिल रही है जिससे कि न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है या फिर कोई डिसफंक्शन हो रहा है, तो तुरंत एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेशनल में दिस इज एन प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट विद एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर। एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर हुआ है तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस आपका रहेगा न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसफंक्शंस को प्रिवेंट करना असेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस सेशन का, और बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका ऑलमोस्ट ने गलत जवाब दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए नर्स ए पेशेंट इज एडमिटेड एंड कंप्लेन्स ऑफ गैस्ट्रिक पेन फीवर एंड डायरिया। एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, उसकी कंप्लेन है गैस्ट्रिक पेन की, फीवर एंड डायरिया की, और विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। ऐसी कौन सी वो फाइंडिंग है जिसको देखने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर साहब को आप इन्फॉर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ब्रूट नियर द एपिगेस्टिक एरिया, बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट 3 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग इन लास्ट हावर, तो नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर 160/90 आ रहा है, तो भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए जो कंप्लेन है पेशेंट की, एपिगेस्टिक पेन, पेशेंट को क्या हो रखा है, एपिगेस्टिक पेन हो रखा है। अब देखो पेन पेशेंट को हो रखा है एंड साथ ही साथ फीवर हो रखा है, डायरिया हो रखा है, एंड ऐसी कंप्लेंट पेशेंट आपके पास में कर रहा है। अब यहाँ पे ये पूछने जा रहे हैं कौन से असेसमेंट फाइंडिंग है जिसको देखने के बाद आप डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, ए ब्रूट नियर द एपिगेस्टिक एरिया। यानी जो ब्रूट साउंड है वो कहाँ पे सुनने को मिल रही है, नियर द एपिगेस्टिक एरिया। अगर ये फाइंडिंग देखने को मिल रही है मतलब तुरंत आपको क्या करना है, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये जो ब्रीड साउंड आपको एपिगेस्टिक एरिया में सुनने को मिल रही है ये इंडिकेट करती है आपकी कंडीशन एन्यूरिज्म को। किसको, एन्यूरिज्म। और आपको पता है एन्यूरिज्म अगर किसी पर्सन को होता है तो ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब पेशेंट की जान भी ले सकता है। तो पेशेंट की जान ना जाए इससे बढ़िया है पेशेंट को अगर आप बचा रहे हैं तो ऐसे अगर फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है तो तुरंत आप डॉक्टर साहब को बता दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब है। दोस्तों ये थे अपने 10 क्वेश्चंस जो आपके 4th टेस्ट में आपको दिए गए थे, और 5th टेस्ट के आंसर की हम जल्द ही प्रोवाइड आपको करवा देंगे रिजल्ट के साथ में ही, वो भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट तभी मिल पाएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।